दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है वो ज्योग्राफी के जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी रिवीजन की क्लास है। इससे पहले जो है एक बार हम घटना चक्र की सारी ज्योग्राफी जो है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। भूगोल के अलावा इतिहास और इसके साथ साथ हमारा पॉलिटी, ईवीएस और साइंस की भी क्लासेज जो हैं वो लगातार हमारे चैनल पर जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं और सारे के सारे हमारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीपीएससी है वो प्रश्नों को रिपीट करती है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ में जो है वो एनसीईआरटी भी पढ़ती रहनी चाहिए। हमारा देखिए इस सेशन में जो है हम प्रपात और झीलें, इसके अलावा जो है भारत की जलवायु के बारे में जो है वो इनसे भी जो क्वेश्चन बने हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो डेली क्लास की PDF और साथ साथ में जो है जो ई बुक है इम्पॉर्टेंट वो हम शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा जो है वो हम एनसीईआरटी की बुक्स भी शेयर करने लगे हैं। ठीक है, अभी हमने जो है क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको दी हुई है और एक एक दिन करके हम 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो सभी किताबें हैं वो हम आपको दे देंगे। इसके अलावा जो है वो घटना चक्र की जो है एक एक सब्जेक्ट की जो है सारी PDF हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपको जो फिजिक्स है उससे जो रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं उस घटना चक्र के वो सारी की सारी PDF मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि हुंड्रू जलप्रपात जो है किस नदी पर निर्मित है, या हुंड्रू जलप्रपात जो है वो कहाँ पर निर्मित है। तो आप सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। ये जो हमारा है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, जिसे हम स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये सवाल आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में आपसे पूछा गया है। अगर हम बात करें हुंड्रू जलप्रपात की तो ये रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 98 मीटर या 321 फीट है। ये भी याद रखिएगा, आपसे हो सकता है कि ऊंचाई भी पूछ ले तो 98 मीटर है। हमारा अगला सवाल है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कहाँ अवस्थित है। देखिए हुंड्रू हो गया, शिव समुद्रम हो गया, ये सारे, और तेल्हाड़ कुंड है एक बिहार में, ये सारे जो हैं वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। देखिए ये आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया था कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है तो कहाँ। तो शिव समुद्रम जो हमारा जलप्रपात है वो हमारा कौन सी नदी पर है, तो ये हमारा कावेरी नदी पर है। इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए कावेरी नदी का अपवाह तंत्र का अगर बात कर लीजिए तो ये हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन क्षेत्रों से जो होकर वो बहती है। उद्गम कहाँ से होता है, तो यह कर्नाटक के जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है जो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो वुलर झील है, वुलर झील कहाँ पे है, तो जहाँ पे वुलन के कपड़े पहने जाते हैं। आप ऐसा ट्रिक लगा लीजिए कि वुलर का मतलब वुलन का मतलब होता है ठंडी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। ठंडी कहाँ पे ज़्यादा पड़ती है अपने यहाँ, तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो वुलर झील कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अगर हम लोकटक की बात करें तो लोकटक झील जो है हमारा वो मणिपुर में है। लोकटक झील हमारा कहाँ है, मणिपुर में है। तो ये दोनों ही हमारे मीठे पानी की झील हैं, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर चिल्का झील की बात करी जाए तो हम इसको शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं कि चील जो है वो उड़ गई या चील उड़, तो चील से हो जाएगा आपका चिल्का और उड़ से हो जाएगा उड़ीसा। तो ऐसे जो है वो आप थोड़ा सा शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहें तो। देखिए वुलन के कपड़े कहाँ पहने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो हमारा वुलर झील जम्मू कश्मीर हो गई। इसके अलावा जो है चिल्का झील, तो चील उड़ का मतलब चील से चिल्का और उड़ से मतलब उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सांभर झील हमारा जो है वो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, सांभर झील कहाँ पे पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। और चिल्का और सांभल जो है ये हमारा जो है वो खारे पानी की झीलें हैं।
ठीक है। देखिए बिहार के किस जिले में जो है वो तेल्हड़ कुंड जलप्रपात जो है वो अवस्थित है। 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में जो है वो तेल्हड़ कुंड जलप्रपात जो है वो स्थित है। तो ये हमारा जो है ये कैमूर में स्थित है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिहार के कैमूर जिले में तेल्हड़ कुंड या तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है, या बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। ठीक है, अगली बार हो सकता है आपसे जिला ना पूछे, ऑप्शन में दे दे कि रोहतास का पठार या कैमूर का पठार या आपका शिवालिक श्रेणी, ऐसा भी दे सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा रोहतास के जो है वो पठार में स्थित है। देखिए हमारा अगला सवाल है जो आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो देखिए कांवर झील का नाम आपने सुना होगा, कांवर झील। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कनवार झील दिया गया है, कनवार झील, तो ये भी जो है वो कांवर झील का ही नाम है। कभी कभी कनवार झील कहीं कहीं लिख के आता है, कहीं कहीं कांवर झील लिख के आता है। तो ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है, और ये जो है वो एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली जो है वो गोखुर झील है। ठीक है, यह जो है बिहार में स्थित एकमात्र जो है वो रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो जो हमारा इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है, तो वो पंजाब में जो है हरीके बैराज नामक स्थान से निकलती है, हरीके बैराज से। और ये कहाँ जाती है, तो राजस्थान तक जाती है। इससे जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचाई में काफ़ी मदद मिलती है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में आपसे पूछा गया था। देखिए इंदिरा गांधी नहर हरीके बैराज से निकलती है, वहाँ से पंजाब से, और यह राजस्थान के थार मरुस्थल में जाकर लगभग समाप्त हो जाती है। यह नहर बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर जिलों से होकर बहती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है। आपसे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ से निकलती है, हरीके बैराज। हरीके बैराज कहाँ पे है, पंजाब में है। कहाँ तक जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान तक जाती है या राजस्थान तक जाती है, ऐसा आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है, और यह जो है हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नहर की उत्पत्ति सतलज और ब्यास के संगम पर जो है वो पंजाब में स्थित हरीके बैराज से होता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की प्यासी रेगिस्तानी भूमि को हिमालय के पानी से सींचना और इस क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना था। ठीक है, देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा जो है मानसून से रिलेटेड है। और सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कहाँ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो सबसे शुष्क स्थान है, मतलब सबसे कम बारिश और सबसे ज़्यादा सूखा रहता है, वो हमारा जैसलमेर है। इसलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये सवाल आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 को जो है वो पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थल थार रेगिस्तान में स्थित है, और यहाँ औसतन वर्षा जो है वो लगभग 200 से 210 मिलीमीटर होती है। अगर हम बात करें तो आप लोगों को जवाब देना है कि भारत में जो है वो औसत वर्षा कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है आप लोग यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लेकिन आप सभी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितना है, 118 सेंटीमीटर है, 118 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहीं जो होता है, कहीं 400 सेंटीमीटर बारिश हो गई, कहीं 250 सेंटीमीटर बारिश हो गई, और कहीं जो है वो 0% बारिश भी नहीं होती है या 0 सेंटीमीटर भी नहीं होती है। तो उन सब का एवरेज जो लेके वो हमारा भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 118 सेंटीमीटर के करीब है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत में मानसून सीजन अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है वो कहाँ होती है। ये आपसे बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में 15/12/2023 को जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात जो उत्पत्ति होती है इनकी वो कहाँ होती है। तो ये जो होते हैं वो 10 डिग्री उत्तर से लेके 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है, मान लीजिए ये 10 डिग्री है और ये 15 डिग्री है, ये 10 डिग्री है और ये 15 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 10 से लेके 15 डिग्री तक।
हो सकता है 10 डिग्री ना दे तो आप 15 डिग्री भी सही कर सकते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात एकदम एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती हैं, और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दक्षिणावर्त में घूमते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु जो है प्रदेश जो है ये किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कोपेन का और थॉर्नवेट का, ठीक है, ये पूछा जाता है और इससे संबंधित जो है जितने भी तथ्य हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। वहाँ आप जो है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि कोपेन के अनुसार जो है भारत के कौन से ज़िले या कौन से प्रदेश जो है वो कौन से तरह के जलवायु क्षेत्र में आते हैं, और थॉर्नवेट के अनुसार, और एक जो हमारे साइंटिस्ट और हैं थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके अनुसार जो है, तीनों के अनुसार जो है वो सारी बातें जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर जो है शेयर कर दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हमारा CWG है, विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो CWG टाइप की जलवायु प्रदेश में आते हैं, और इसीलिए हमारा जो विकल्प बी होगा वो सही हो जाएगा। 68वीं BPSC प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल है, और देखिए वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति विकसित की। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए जिसमें से 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु जो है वो CWG जलवायु प्रदेश में आती है। देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है, देखिए पहले 63वीं BPSC पे पूछा गया और फिर 68वीं BPSC में पूछा गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो है कोपेन और थॉर्नवेट जो है वो इनकी तरफ जो जलवायु का वर्गीकरण है वो जो दिया गया है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बिहार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर पढ़िएगा इसको, मैं आपको एक वीडियो में स्पेशली जो है वो करवा दूंगा, ठीक है। देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो चाहे उत्तरी बिहार की बात करें या बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये हमारा CWG क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता जो है वो भारतीय ग्रीष्म मानसून के संबंध से ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, तो ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए जब एक जगह हवा ठंडी होती है और दूसरी जगह हवा गर्म होती है, ठीक है, तो ये जो गर्म हवा है वो ठंडी जगह का स्थान भरने के लिए आगे बढ़कर उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है ये आपका जो मानसून है वो बनता है, और ITCZ का खिसकना ये भी हमारा सही है, और जो तिब्बती उच्च है ये भी हमारा सही है, और ला नीनो जो है ये भी हमारा सही है, इसीलिए हमारा जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ये सभी जो है वो भारतीय ग्रीष्म मानसून से जो है वो संबंधित है, इसीलिए हमारा जो है ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है, ITCZ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, उसका जो है खिसकना और तिब्बती उच्च, और ला नीनो और एल नीनो जो है वो समुद्री धाराएं होती हैं जो है हमारे इंडिया के जो है वो मानसून को प्रभावित करती हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सबसे सूखा स्थान है, मुंबई, लेह, दिल्ली या बेंगलुरु। तो जो हमारा लेह है, लेह कहाँ पे है, वो लद्दाख में है, यहाँ पे जो है वो बारिश बहुत कम होती है, और यह जो है एक शुष्क स्थल है, और ये एक ठंडा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। हमारा ये सवाल जो है वो BPSC 56वीं से लेकर 59वीं BPSC प्री 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमारा लेह जो है वो सबसे ठंडा क्षेत्र है या शुष्क क्षेत्र है। देखिए लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का जो है वो सबसे शुष्क स्थल है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो आपको इसमें से बताना है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, और इनमें से जो है इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है वो स्थल और समुद्र का जो है विभेदी तापमान। देखिए स्थल पे तापमान अलग है और जो समुद्र का तापमान अलग है। मान लीजिए यहाँ ठंडा है और यहाँ गर्म है, तो यहाँ की जो हवा है वो यहाँ का स्थान भरने के लिए आ जाएगी, और यहाँ ठंडा है तो ये जो है
गर्म हवा यहाँ से वहाँ चली जाएगी। और इसी प्रकार से अगर हवा में जब नमी होती है तो वो जब ठंडे स्थान पर पहुँचती है तो वहाँ पे जो है वो बारिश करवा देती है। तो इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। और ये हमारा जो है 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आज से पूछा जा रहा है। देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसकी दिशा जो है 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन कारणों से जो है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है तथा अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का जो है वो प्रतिपादन किया गया है। पहला तो तापीय संकल्पना है और दूसरा कौन सा है, तो ये नवीन संकल्पना है। इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति जो है वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। ठीक है, इसके किसने दिया था, तो फ्लोन ने दिया था। तो ये दोनों जो संकल्पनाएं हैं वो भी सही है, तापीय और नवीन संकल्पना जो है हवा वाली। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। तो ये जो है वो हमारा जो है वो 15 अक्टूबर हो जाएगा। 15 अक्टूबर जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। और आपसे ये जो है बीपीएससी 11वीं 12वीं 26/8/2023 में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है मानसून से बारिश भारत के किस राज्य में होती है, तो वो केरल में होती है। ठीक है, केरल में होती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी जो है मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि जो है वो हमारा 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब इसे जो है वो 14 अक्टूबर कर दिया गया है। लेकिन जो है सबसे नज़दीक जो है हमारा ऑप्शन में यही है, इसीलिए हमारा जो है 15 अक्टूबर ही जो है वो सही हो जाएगा और इसीलिए बी विकल्प हमारा जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, परंतु उनकी जलवायु में जो है वो भिन्नता है। ऐसा क्यों है, अब देखिए, अमृतसर जो है वो मैदानी इलाकों में है और शिमला जो है वो पहाड़ी इलाकों में है। तो ऊंचाई में जो है वो भिन्नता है, ऊंचाई में जो है वो भिन्नता है, इसीलिए जो है इनकी जलवायु में थोड़ा सा अंतर है। तो हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प हमारा, इनकी ऊंचाई में भिन्नता जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा गया है। देखिए, अमृतसर जो है वो 31 डिग्री 29 मिनट और 32 से लेके 32 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और शिमला जो है 30:45 से 31:44 उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। लगभग एक ही अक्षांश पर दोनों स्थित हैं, लेकिन इनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है, क्योंकि इनकी ऊंचाई जो है वो जो है भिन्न है। अमृतसर की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, 175 से 200 मीटर, जबकि शिमला की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, ये लगभग 6000 मीटर है, 300 से 6000 मीटर। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो है वो तापमान में गिरावट आती है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए जो है वो शिमला का तापमान जो है वो कम रहता है। हमारा अगला सवाल है जो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है आपसे, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो है मानसून का निवर्तन जो है, निवर्तन का मतलब मानसून जो है वापस जब होता है तो ये किससे इंगित होता है। आपसे 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है। साफ आकाश से होता है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, या स्थल पर जो है वो तापमान बढ़ने से। तो देखिए, जब मानसून लौटता है तो क्या होता है कि आसमान जो है एकदम साफ़ हो जाता है, आसमान जो है वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प ए है जो हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती हैं। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है और मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है, तापमान बढ़ने लगता है और रातें जो है वो ठंडी हो जाती हैं। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण, आर्द्रता जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी होता है, जिसे आमतौर पर क्या कहें, कार्तिक माह की जो है ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर माह में उत्तरार्ध में तापमान जो है तेजी से गिरावट आने लगता है। यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखा जाता है, तो इसीलिए हमारा जो ए विकल्प था वो वहाँ पर ज़्यादा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि आपको बताना है कि राजस्थान में जो वर्षा कम होती है उसका मेन कारण क्या है। तो मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। देखिए, मानसून तो पहुंचता है, यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि बारिश नहीं होगी, और यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, सरकार हवाएं शुष्क रहती हैं, तो हमारा ये भी जो है ये मेन रीज़न नहीं है। देखिए, हवाएं किसी प्रकार की जो है बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके लिए जो है वो ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं मिलती है। अब देखिए, हवाएं जब ज़मीन से चलेंगी तो ऐसे थोड़ी है कि ज़मीन से नीचे ही बरस जाएंगी, ये जब किसी बाधा को पार करेंगी, मान लीजिए बीच में पहाड़ आ गया, बीच में अगर पहाड़ आ गया
तो उस टाइम पर क्या है, हवाएं यहाँ से टकराएंगी और ऊपर जाएंगी। और आप सभी को पता है कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता जाता है, और जब हवा में नमी होगी और तापमान घटेगा तो बारिश होगी। और यहाँ जो है वो हवाएं किसी भी बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ये ठंडा होने के लिए इनको आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए जो है वो बारिश नहीं होती है राजस्थान में। तो हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। देखिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए बाधाओं को पार क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि जो अरावली पर्वत है ये समानांतर स्थित है। हवाएं जो है इधर से भी निकल जाती हैं और इधर से भी निकल जाती हैं। अगर जो है ये बीच में अगर दीवार बन के खड़ा होता तो बारिश हो जाती एकदम से कन्फर्म, क्योंकि हवाएं इससे टकराती और ऊपर उड़ती। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्जाम में 15/12/2023 को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से जो है वो सबसे अधिक प्रभावित है। तो सबसे अधिक प्रभावित जो तट है वो हमारा कोरोमंडल तट है। कौन सा तट? तो कोरोमंडल तट है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के तट को जो है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। देखिए लौटता हुआ मानसून जो है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे करता है? तो ये कोरोमंडल तट पर करता है। ठीक है, कोरोमंडल तट पर, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है वर्षा से रिलेटेड है, और आपसे जो है बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं के एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को जो है काटता है और गहरे चैनल बनाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए पानी बह रहा है, ठीक है, और ये मिट्टी को काट के इसमें से एक थोड़ा सा ऐसे नाली टाइप में बना देगा, और चैनल को ही नाली कहेंगे, और ये जब गहरी नाली बना देगा, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम गली कटाव कहते हैं, गली कटाव कहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है वो ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो इसे हम गली इरोजन या गली कटाव कहते हैं। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ इसे जो है वो खड्ड कहा जाता है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। आप सभी को पता है कि जो भारत का मेन वर्षा का सोर्स है वो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है, और वर्ष 2022 में भारत में वास्तविक औसत वर्षण जो है वो 1257 मिलीमीटर था। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 924.8 मिलीमीटर की वर्षा होती है, जो कि वर्ष 2022 के वास्तविक औसत वार्षिक वर्षा का जो है लगभग 73% था, या हम सीधे सीधे मान सकते हैं हमारा 75% लगभग वर्षा जो होती है वो हमारा किससे होती है? तो वो हमारा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है? तो अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा किसके कारण होती है? तो लौटते हुए मानसून से, और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि कहाँ होती है, तो ये कोरोमंडल तट पर होती है, जिसे हम तमिलनाडु का तट भी कहते हैं। और ये हमारा बीपीएससी टीचर 11वीं 12वीं एग्जाम में पाया जाता है, मतलब पूछा गया सवाल है, पाया नहीं जाता है, मैंने गलती से बोल दिया। तो ये हमारा बीपीएससी 11वीं से 12वीं टीचर के एग्ज़ाम में 15/12/2023 को पूछा गया था। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करता है। अब ये उत्तर पूर्वी मानसून मुख्यतः जो है वो लौटता हुआ मानसून ही है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है वो कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में जो है वो भारी बारिश होती है। देखिए आम और वर्षा जो है वो किससे संबंधित है? आम और वर्षा किससे संबंधित है? देखिए आम और वर्षा कहाँ कहते हैं? तो कर्नाटक और केरल में कहते हैं। तो कर्नाटक और केरल जो है वो आपको जो है वो दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो अभी तो इसमें विकल्प जो है आयोग ने इसको आम की फसल से संबंधित माना है, तो इसीलिए हम भी डी विकल्प के साथ जाएंगे। देखिए आम और वर्षा मुख्यतः होती क्या है? तो मानसून से पहले जो है वो प्री मानसून जो है वो शावर आते हैं, मतलब बौछारें जो पड़ती हैं, ये जो है वो आम को पकने में और उनकी जो बौरें लगी होती हैं पेड़ पे उनको रोकने में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इससे में जो है आम की फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इसे हम आम की वर्षा कहते हैं। इसे जो है बिहार और बंगाल में जो है वो लगभग काल वैसाखी कहा जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो काल वैसाखी नहीं कहा जाता है, और काल वैसाखी तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आम की जो है
फसल से संबंधित है, ऐसा आयोग ने माना है। तो इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल जो होती है वो अच्छी होती है। हमारा अगला सवाल है जो एमपी पीसीएस और बीपीएससी प्री दोनों में 1996 और 2005 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है चेरापूंजी जो है वो कहाँ अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो चेरापूंजी आप सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है। ये मेघालय राज्य में जो है वो अवस्थित है। कहाँ पे? तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ी पर स्थित है और मानसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो चेरापूंजी ही था, लेकिन अभी क्या है, अभी मानसिन राम है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये हमारा खासी पहाड़ी पर ही होती है। हमारा अगला सवाल है जो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो सावर या आम वर्षा के रूप में जाना जाता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये एक्सप्लेन किया था। देखिए, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि में कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितना होती है? तो ये 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपका ये जो सवाल है वो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, शुष्क एवं अर्धशुष्क भाग जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा शीतकालीन वर्षा से है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों में निम्न में से किस राज्यों में जाड़े में जो है वो मौसम में जो है वो बारिश देखने को मिलती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कहाँ देखने को मिलती है। तो जो हमारा उत्तर पूर्वी मानसून या जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, ये हमारा सबसे ज़्यादा अक्टूबर नवंबर माह में जो बारिश करवाता है वो हमारा तमिलनाडु में करवाता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे संबंधित है। आपको सूची 1 को जो है वो सूची 2 से जो है वो मिलाना है। ठीक है, तो आपको सूची 1 को जो है वो सूची 2 से मिलाना है। तो बाढ़ जो है वो कहाँ आती है सबसे ज़्यादा? तो बाढ़ जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है। ठीक है, और भूकंप जो है वो कहाँ आता है सबसे ज़्यादा? तो भूकंप जो आता है वो हिमालय की गिरिपथ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आता है। तो भूकंप जो हमारा बी है वो ए से मिलान हो जाएगा। देखिए 3-1 मैं लिखते चलता हूँ क्रम आपका। और सूखा जो है, सूखा कहाँ पड़ता है? तो सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? ये हमारा जो है वो मध्य पूर्वी भारत में। तो मध्य पूर्वी भारत में जो है वो सूखे की स्थिति होती है। तो ये हमारा जो है सी का हमारा चौथा हो जाएगा। और चक्रवात जो है वो झारखंड तथा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो है वो वे आप बंगाल की तरफ स्थित है। इसलिए जो है हमारा जो है ये सही हो जाएगा। तो 3-1-4-2 आपको देखना है किस विकल्प में है। तो 3-1-4-2 जो हमारा है, 3-1-4-2 जो हमारा दो विकल्प बी में दिख रहा है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेश और 328 स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश और 43 जो है बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है हिमालय एवं गिरिपथ क्षेत्र है। और उत्तर पूर्वी भारत में सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। सूखा से प्रभावित सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से जो है भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है और कुछ जो है पश्चिम तट पर भी, अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, चक्रवात हमारे कहाँ आते हैं सर्वाधिक? तो ये हमारे उड़ीसा और जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारा अगला सवाल है जो आपके लिए होमवर्क है और आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, आपका जो सवाल होमवर्क का है वो काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी या बांगर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, खादर मिट्टी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्टिविटी करने से आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं और
आप जब एक्टिविटी करते हैं तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में कल। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।